गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ा दी थी और सेल थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जो सेल थ्योरी हैं उनका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या था और साथ साथ हमने उसके एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल, यानी कि एक ओवरव्यू करते हैं पहले कि सेल जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से सेल को डिज़ाइन किया गया और कितने पार्ट्स में सेल जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, चलिए आज सेल को हम लोग ओवरव्यू करते हैं। तो जब भी हम सेल की बात करते हैं हमें उसके 3 मेजर कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हम सेल की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले उसका मेजर कंपोनेंट नंबर 1 न्यूक्लियस, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज ऑर्गेनेल। ठीक है, हमें इस 3 के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, है ना। तो एक सेल जो होता है उसमें ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहला उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म यानी कि उसकी कोशिका झिल्ली, और तीसरा या कोशिका द्रव्य आप कह सकते हैं इसको, और तीसरा जो होता है वो है ऑर्गेनेल्स यानी कि उसके कोशिकीय अंग, है ना। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे सेल की स्टडी में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस 2 कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। एक, जब वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, और दूसरा जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस होता है यानी कि बिना मेम्ब्रेन के। तो न्यूक्लियस किसी भी सेल में 2 कंडीशन में पाया जा सकता है। केंद्रक या तो एक बाउंड्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस मैंने बनाया, या तो न्यूक्लियस बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट होगा। ये जो बाउंड्री बनाई है मैंने इसी को मैं बोल रही हूँ मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस या तो झिल्ली से घिरा होगा या तो इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी। ठीक है, तो वैसा न्यूक्लियस जो एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है उस तरह का न्यूक्लियस किस सेल में प्रेजेंट होगा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, हम इस सेल को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है तो उस तरह की कोशिका को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन वैसा सेल जिसके न्यूक्लियस किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट लिखते हैं अब, इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस को लेकर हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हुआ। हम ओवरव्यू कर रहे हैं, आगे चलकर हम न्यूक्लियस की डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो देखिए, साइटोप्लाज्म को मेन एरेना कहा जाता है। इट इज नोन एज मेन एरेना ऑफ सेल, यानी कि सेल की सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे इंपॉर्टेंट सेल के लिए जो चीज़ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ये ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे सेल को जिंदा रखता है। हमारा सेल जीवित है क्योंकि उसके अंदर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो ऑर्गेनेल्स भी न्यूक्लियस की तरह 2 तरह के होते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, या तो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे या तो मेम्ब्रेन के बिना होंगे, यानी कि हमारे कोशिका में जो अंग प्रेजेंट हैं, जो हमारे कोशिका के लिए काम करते हैं, उनकी भी 2 कैटेगरी होती है, या तो वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं या तो बिना मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन से घिरे हुए की बात आती है तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। ठीक है,
यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इवन प्रोकैरियोटिक सेल तो ऐसा सेल होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, यानी कि वो बैक्टीरियल सेल होता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है भी प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कभी नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होता है, जैसे प्लांट सेल हुआ, एनिमल सेल हुआ, इन सभी सेल्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस की। तो मेम्ब्रेन लेस यानी कि बिना मेम्ब्रेन के, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, इसका मतलब वो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल किस में प्रेजेंट हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम यहां लिखेंगे प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, शॉर्ट लिखा है मैंने प्रोक, ठीक है। तो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट यानी कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बता दूं यहां पर राइबोसोम जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, लेकिन क्या यूकैरियोटिक सेल में भी कोई ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस है, बिना मेम्ब्रेन के है? तो यस, यहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। हमारे जो यूकैरियोट होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं हमारे मेम्ब्रेन लेस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। राइबोसोम सबसे पहला नंबर 1, हमारे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं होगा। नंबर 2, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेसल बॉडी वो आप आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या है? बिना मेम्ब्रेन के होगी। साइटोस्केलेटन बिना मेम्ब्रेन के होगा। न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पैक है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक झिल्ली पाई जाती है, एक द्रव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो वो यहाँ पर N से आपको याद रखना है, N इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो N के लिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, तो याद रखिए न्यूक्लियोलस है N से, और I इज इनकल्जन बॉडीज, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं कि क्या चीजें हैं ये, लेकिन यहाँ पर आपको एक चार्ट तैयार किया जा रहा है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा मेम्ब्रेन लेस है, जिसमें यूकैरियोटिक सेल में है लेकिन बिना मेम्ब्रेन के है। तो ये 5 ऑर्गेनेल्स आपको याद रखने हैं, दैट इज राइबोसोम, बेसल बॉडी, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियोलस एंड इनकल्जन बॉडीज। ये 5 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो बिना मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी, ठीक है। उसी तरह से एक बेसिक चीज और, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल बनाया मैंने, ये कोई एक ऑर्गेनेल्स है, मान लीजिए इट इज गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, तो उसको हमने कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में, तो वो डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। देखिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ पॉइंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट इट इज M यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 न्यूक्लियस और नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है।
यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, 2 झिल्ली से घिरी हुई रचना कौन हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें झिल्ली ही नहीं हो? है वो यूकैरियोटिक में बट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिया मैंने, दैट इज RBCNI। ठीक है, ये आप इसको याद रखेंगे। और तीसरी चीज कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। ठीक है, वो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इस तरह से ये चार्ट जो हुआ आपका, दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी 2 कैटेगरी हो गई, मेम्ब्रेनलेस एंड मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक कहते हैं हम उसको, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, और जिसमें मेम्ब्रेनलेस होगा दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म मेन एरेना ऑफ सेल, यानी कि सेल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल बनाया मैंने, तो इसके अंदर एक द्रव्य पूरी तरह से फैला रहता है। ठीक है, जो पूरे सेल को एक्टिव रखता है। फिलहाल आप ये समझिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर सेल के अंदर में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ झिल्ली से घिरे हैं, कुछ में एकहरी झिल्ली है, कुछ में डबल झिल्ली है, और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बिना झिल्ली के भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये दिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, और उसकी लेते हैं एक ओवरव्यू। Now we are going to start with the first type of cell discovered, that was prokaryotic cell. ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स है हमारे बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में आपसे बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इसका सेल इन्वेलप, सबसे पहले हम इसके सेल इन्वेलप के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, और नंबर 3 में दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल का जो इन्वेलप होता है वो 3 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर है, तो जाकर वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ग्लाइकोकैलिक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट होता है और ये प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है, जिस चीज का ये बना हुआ है ना, ये अलग अलग बैक्टीरिया में वेरी कर सकता है। ठीक है, तो सभी बैक्टीरिया का जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगली पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो हम क्या लिख सकते हैं? डिफर इन कंपोजिशन। ठीक है, ये कंपोजिशन में क्या हो सकता है? डिफर कर सकता है, अलग अलग कंपोजिशन का ये बना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग कंपोजिशन की बात हो रही है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए इसकी 2 कैटेगरी होती है, या तो ये थिन लेयर का बना होता है, थिन होता है, ठीक है, या तो ये थिक होता है ना। जब थिन होगा ये, तो जाहिर सी बात है कि इस थिन लेयर का नाम क्या होगा? दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर। ठीक है, थिन भी हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, ऊपर की जो त्वचा होती है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो सकता है, मेम्ब्रेनस हो सकता है। तो उस तरह के लेयर अगर ग्लाइकोकैलिक्स के होंगे तो दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर। ठीक है, इसको स्लिम लेयर भी बहुत लोग कहते हैं, बट इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। ठीक है, उसके बाद थिक की जब बात आती है तो इट इज कैप्सुलेटेड। ठीक है, इसको आप कैप्सूल कह सकते हैं, जो थिक होता है और काफ़ी रिजिड होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स काफ़ी मोटा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, हार्ड है, छूने पे वो हार्ड फील हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है,
तो दोनों की एक एक और खूबी मैं आपको बता दूं, जो थिन होता है, जो एकदम पतला मेम्ब्रेनस होता है, वो बैक्टीरिया को कॉलोनी बनाने में मदद करता है, यानी कि झुंड बनाने में। तो जिस बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर पाया जाता है दैट फॉर्म्स कॉलोनी, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। कॉलोनियल इनको कह सकते हैं हम, दे फॉर्म्स कॉलोनी, ठीक है। तो ये अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन में इनको मदद मिलती है। और जो थिक होता है उसकी क्या खासियत है भाई, तो जो थिक होता है वो प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीजेंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया को क्या करता है, सुरक्षित कर देता है किसी भी ऐसे एंटीजन से, जैसे बैक्टीरियोफेज है ना, वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है या बैक्टीरिया को किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, जो कि थिक कैप्सूल कहलाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर पाया जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो कंपोजिशन उसकी अलग होती है, या तो काफ़ी थिन मेम्ब्रेन का बना होता है या तो वो काफ़ी रिजिड होता है। जब थिन मेम्ब्रेनस होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और साथ साथ वो कॉलोनी फॉर्म्स में मदद करेगा, कॉलोनी बनाने में मदद करेगा। लेकिन जो हमारे थिक होते हैं दैट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एनी एंटीजन और पैथोजन। अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होता है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉन सेल्यूलोजिक, ठीक है। ये क्या होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होता है ना, ये सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है। तो आखिर ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन, और यहां पर एक प्रोटीन का नाम याद रखना है, दैट इज म्यूरिन प्रोटीन, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा कि सेल वॉल इज पेप्टाइडो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक टर्म यूज किया है पेप्टाइडो। पेप्टाइडो कम्स फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है, यानी कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड। सेकेंड वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ग्लाइकेन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लाइकेन के आते ही आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड टू ग्लूकोज, यानी कि अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर एक साथ कहला रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे म्यूरिन क्यों यूज किया मैंने। अमाइनो एसिड्स, ट्रिपल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनती है, ठीक है। यानी कि जहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन हम कह रहे हैं, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में और अमाइनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन। यानी कि हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल में अगर प्रोटीन को डिस्कवर किया जाए, ढूंढा जाए, तो दैट विल बी म्यूरिन प्रोटीन। उसका नाम क्या हो जाएगा, म्यूरिन प्रोटीन। तो देखिए सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है, नंबर वन। देन व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बना अमाइनो एसिड और ग्लूकोज के मिलने से, ठीक है। तो कई जगह पर इसी कंपोजिशन के लिए लिखा जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, एंड इट इज नोन एज म्यूरिन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यहाँ पर आप देख लिया आपने यहाँ पर कि यहाँ पर ग्लूकोज और अमाइन की ग्रुपिंग बताई गई है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन प्रोटीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये सारी एक से दूसरे से रिलेटेड फैमिलीज है। इसी चीज को प्रोलॉन्ग करके आपको बताया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल के लिए आपको क्या याद रखना है, द बेसिक पॉइंट दैट इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। व्हाई इट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, बिकॉज हियर पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से मिलकर बनता है हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन में भी दो तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से अगर सेल मेम्ब्रेन बनाया, फॉर एग्जांपल, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एक बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और एक अंदर की तरफ आई हुई लेयर दिख रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ और ये स्ट्रक्चर ले लिया हमने अंदर की तरफ। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, उसमें भी दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक जो
आउटर रीजन पे होता है और एक जो अंदर की तरफ आता है, ठीक है। तो जो आउटर रीजन पे होता है दैट इज नोन एज एक्सटेंशन, और जो अंदर की तरफ आता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो रीजन में बटा हुआ होता है। एक होते हैं इसके एक्सटेंशंस, और दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है वो होती है इनफोल्डिंग्स, ठीक है। तो ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि बाहर वाला जो लेयर होगा दैट विल बी एक्सटेंशन, और जो अंदर की तरफ मुड़ते हुए आएगा दैट इज नोन एज इनफोल्डिंग। अब हम एक्सटेंशन को कहते क्या है, ठीक है, व्हाट डज एक्सटेंशन नोन एज। तो एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं मेसोजोम। तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज मेसोजोम, और जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है दैट इनफोल्डिंग इज नोन एज क्रोमैटोफोर। इस इनफोल्डिंग को क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर कहेंगे। तो इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर कहेंगे। अब देखिए ये जो मेसोजोम है ना, और ये जो क्रोमैटोफोर है, इन दोनों का भी बेसिक फंक्शंस कुछ ना कुछ होगा, दोनों किसी ना किसी तरह का काम कर रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो मेसोजोम है और जो क्रोमैटोफोर है ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ठीक है। तो मेसोजोम जो होता है ये बहुत सारे एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे हमारे ऑर्गेनेल्स में, हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एटीपी एनर्जी, एटीपी करेंसी बनाता है। उसी तरह से बैक्टीरिया के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है मेसोजोम। इसके अंदर ये पावर है कि ये सेल डिवीज़न कर सकते हैं, सेल के कई सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मैं लिखा दूंगी। उसके बाद देखिए क्रोमैटोफोर की बात आती है। क्रोमैटो का मतलब होता है क्रोमा, मतलब कलर, फोर मतलब बियरिंग यानी कि कलरिंग, यानी कि ये चीज रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से। बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इनफोल्डिंग्स। एंड व्हाट आर दोज इनफोल्डिंग्स रिक्वायर्ड फॉर, वो इनफोल्डिंग्स किसके लिए ज़रूरी होती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इनफोल्डिंग्स को हम कहते क्या है, दैट इनफोल्डिंग इज नोन एज क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना है। लेट्स हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस। सेल डिवीजन, मेसोजोम किसमें मदद करेगा, सेल डिवीजन में। सेल फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन करना है उसमें मदद करेगा, न्यू सेल बनाने में। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी करनी है उसमें मदद करेगा। नेक्स्ट सेल रेस्पायरेशन, सेल के रेस्पायरेशन में मदद करेगा। तो ये कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोजोम। जो मेसोजोम जिनके लिए क्या करता है, काम करता है। तो मेसोजोम के मदद से हम लोग ये सारे फंक्शन जो हैं हमारे प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल के क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू क्रोमैटोफोर। तो इट हेल्प्स इन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये किसे मदद करता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अगर बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाना है तो बैक्टीरिया किसकी मदद लेगा, हमारे क्रोमैटोफोर्स की मदद लेगा, ठीक है। और ये क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल से अंदर की तरफ फोल्ड होते हुए आती है, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ हमारे सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल में अगर हम सेल इन्वेलप की बात करें तो ये तीन स्ट्रक्चर मेनली प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सामने लिख दिए गए हैं, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर का अपना अपना काम है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो आउटर रीजन से, यानी कि माहौल, वातावरण, जो बाहर का माहौल है उससे हमारे बैक्टीरिया की हिफाजत करता है, और अलग अलग तरीका का ये होता है, कंपोजिशन वाइज ये अलग होता है, ठीक है। थिकनेस हो सकती है या फिर ये काफ़ी पतला मेम्ब्रेन की तरह भी हो सकता है, जो आके आप देख चुके। सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज का कभी नहीं होगा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस के बने होते हैं, और यहाँ पे म्यूरिन प्रोटीन आपको याद रखना है कि यहाँ पे म्यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हुआ हमारे एक इन्वेलप का एक ओवरव्यू। अब देखिए इन्वेलप में एक और चीज़ है सेल बैक्टीरिया के बारे में कि इनकी मोटिलिटी, ठीक है।
यानी कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इनके सेल में ही कहीं ना कहीं एक और रचना प्रेजेंट होती है जो कि इनकी मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता या नॉन मोटिलिटी यानी कि अगतिशीलता को भी बताती है। ठीक है, तो हमारे बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप का एक और स्ट्रक्चर जो कि अब आप देखेंगे दैट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल रीजन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ओके, तो मैंने आपको बोला कि सेल इन्वेलप में मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी के अकॉर्डिंग भी कुछ बातें बाकी है। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरिया या तो मोटाइल होगा, यानी कि इसकी हिंदी में लिख देती हूँ आपके लिए, दैट इज गतिशील। ठीक है, या फिर दे पॉजेज नॉन मोटिलिटी, ठीक है। तो जब नॉन मोटाइल है तो बात ही खत्म। यहाँ पर जब नॉन मोटिलिटी है, गतिशील है, तो कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो ना हो उससे क्या करना है। तो जब ये मोटाइल है तो मोटाइल होने पर इनमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। इट इज नोन एज फ्लैजेला। फ्लैजेला की मदद से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। अब फ्लैजेला क्या चीज है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्लैजेला 3 रचना से मिलकर बना होता है। फ्लैजेला में प्रेजेंट होती है 3 रचनाएं। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 हुक, नंबर 3 बेसल बॉडी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ बैक्टीरिया, तो ये होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 फ्लैजेला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस पूरी रचना को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। लेकिन इस पूरी रचना में 3 पार्ट से मिलकर ये रचना बनाई गई है। ठीक है, 3 पार्ट में क्या है, जो सबसे ये पूरी कंप्लीट रचना है, देख रहे हैं आप, एक फिलामेंट के जैसी है, धागे के जैसी है। तो यही इसका मेन पार्ट है, फिलामेंट जिसको हम कहते हैं। फिलामेंट जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट एंड मेड अप ऑफ। जो ये फिलामेंट होता है ये किस प्रोटीन का बना होता है भाई, तो मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये किस प्रोटीन का बना है, फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। और फ्लैजेला का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज फिलामेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हुक की। हुक का मतलब होता है ये लास्ट का स्ट्रक्चर जिससे हमारे बैक्टीरियल सेल से जो फिलामेंट को जोड़ता है, दैट इज नोन एज हुक। ठीक है, और जो पार्ट हमारे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर टाई अप होता है यानी कि अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज बेसल बॉडी। जब हम लोग ये सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस पूरे स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं बना कर दूंगी अपने आगे आने वाले वीडियोस में। वहां पर आप फुल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे फ्लैजेला या सीलिया हमारे बैक्टीरिया से जुड़ा रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बेसिक कि हमारे सेल इन्वेलप में उन 3 चीजों के अलावा, कौन सी 3 चीजें बताइए, बता सकते हैं आप? चलिए मैं ही बताती हूँ आपको। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो hमारे सेल होते हैं उनमें ग्लाइकोकैलिक्स, हमारा सेल वॉल और हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये 3 चीज के अलावा जो चौथी चीज आपको याद रखनी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। ठीक है, तो फ्लैजेला की प्रेजेंस भी आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ तक बात है हमारे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया का एक ऐसा फीचर जो अनकॉमन है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में वो चीज़ प्रेजेंट हो, यानी कि स्टेनिंग बिहेवियर ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी दाग को, किसी रंग को कायम रखना। यानी कि बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव नेचर और ग्राम निगेटिव नेचर क्या होता है। तो बैक्टीरिया में कंपोजिशन अलग है सेल वॉल की, सेल वॉल अलग अलग तरह से बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन अलग है। तो उसके बेसिस पर बैक्टीरिया की स्टेनिंग की गई। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्होंने अपने स्टेन को रिटेन किया, यानी कि उस स्टेन पर कायम रहे, जैसे पर्पल बैक्टीरिया।
उसमें जो उसका कलर है, वायलेट कलर, पर्पल कलर, जो नेचर है वो उसका नेचर हमेशा वैसे ही रह गया। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको किसी सॉल्यूशन में, किसी एसिडिक इन्वायरमेंट पे रखा गया तो उन्होंने अपने रंग को, अपने बाहर के स्ट्रक्चर को खो दिया, यानी कि दे लॉस देयर स्टेनिंग। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं हमारे बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो अपने कलर को कायम रखते हैं, जिस भी कलर का उनका सेल वॉल है वो उस चीज़ को क्या करते हैं, डेवलप रखते हैं, दैट इज दे रिटेन स्टेन। ठीक है, सेल वॉल इनका हमेशा क्या होगा, सिंगल लेयर का बना हुआ होगा। और साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, दैट इज पर्पल बैक्टीरिया। ठीक, जब ग्राम निगेटिव की बात आएगी तो दे डू नॉट रिटेन स्टेन, यानी कि किसी भी पीएच पर किसी भी एसिडिटी या बेसिसिटी से रिलेटेड अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उनके साथ तो उनकी स्टेनिंग चली जाएगी, यानी कि वो अपने कलर को खो देंगे, उनका जो स्टेन है, उनके ऊपर जो लेयर है वो क्या होगा, उनका खो देंगे वो। सेल वॉल इनके बाई लेयर्ड होते हैं। ठीक है, और साथ साथ इस तरह का जो खासियत है वो सबसे ज़्यादा प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान को नहीं। तो प्लांट को डैमेज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। और इस चीज़ में ये क्या होता है, ग्राम निगेटिव फीचर देखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। अब हमारे बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे गैस वैक्यूल्स का प्रेजेंट होना, इनकल्जन बॉडीज का प्रेजेंट होना, ये सारी चीज़ें क्या है, उसको एक बेसिक डेफिनेशन के साथ आपको देकर मैं प्रोकैरियोटिक जो हमारा सेल है उसका एक कंप्लीट डिटेल हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और टर्म्स जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। Okay, now we are having some basic terms related with prokaryotic cell। तो उसमें आपको एनसीईआरटी में ये सारे टर्म्स आपको दिखाई देंगे, है ना। तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो गैस वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो बुयंसी प्रोवाइड करता है। क्यों, ताकि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो स्विम कर सके, दे कैन स्विम ईजिली, और वाटर का जो फोर्स लगता है उनके ऊपर जिससे उनका डायरेक्शन या उनको डैमेज हो उससे वो बच सके। तो हमारे बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स। नंबर 2 इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज छोटे छोटे से एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया अपने फूड को स्टोर करते हैं। जो बैक्टीरिया खाते हैं, जो उनका भोजन होता है वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाता है, दैट गेट्स स्टोर्ड इन इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैंने उनके रिजर्व फूड की कैटेगरी दी आपको, दैट इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स। ये दोनों चीजें क्या है, बैक्टीरिया में स्टोर होने वाला जो फूड होता है वो इसी फॉर्म में उनके अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, प्लाज्मिड, है ना। तो प्लाज्मिड जो होता है ये टर्म दिया था एक साइंटिस्ट दैट इज लीडरबर्ग ने। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया है उसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल होता है हमारे जेनेटिक इंजीनियर्स के लिए। तो क्लास 12th में जब आप आगे क्लासेस में आएंगे तो आपको प्लाज्मिड के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसकी मदद लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए पॉइंट लिखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, है ना। बहुत तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं जिनको तैयार किया जाता है ताकि हम जीन्स पर वर्क कर सकें। उसमें प्लाज्मिड जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एनीवेज, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रोकैरियोटिक सेल and all detail each and every part we have discussed with prokaryotic cell। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे हमारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ, एंड वन बाय वन वी विल स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल्स कम्प्लीटली। ठीक है, तब तक आप इस वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, और पढ़कर सिर्फ पढ़िए मत, पढ़कर समझिए भी, और साथ साथ अपने नोट्स को भी कंप्लीट कीजिए। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, बाय बाय।